हाँ। अब ये हमास ने जो हरकत की है ना, ये इसने पूरी आई थिंक डायनामिक्स को काफ़ी हद तक चेंज इस तरह कर दिया है कि जो सऊदीज ये हाथ मिलाने जा रहे थे इजराइल, ये तो वो भाई तो ऑफ द टेबल है, वो तो ऑफ द टेबल है, वो नज़र नहीं आ रहा नियर फ्यूचर में होता हुआ। और जब वो हो जाएगा इजराइल के लिए वहाँ से भी ख़तरात, और फिर जो प्रॉक्सीज कह लो या रेजिस्टेंस ग्रुप्स कह लो, वो सारे एक्टिव हो चुके हैं। सीरिया के थ्रू भी वो कह रहे हैं लोग आ रहे हैं, लेबनान। अगर प्रॉक्सीज की बात कर लेते हैं, a lot of people are looking at Palestine and Israel, फ़लस्तीन and Israel, और वो कहते हैं कि ज़ाहिर इंडिविजुअली देख रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा गज़ा में हमास है, लेबनान में हिज़्बुल्लाह है। मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ, मैं ईरान को उठाता हूँ। हमने अभी पहले बात की ना, अमेरिका क्या करता है ईरान को। ईरान की स्टेटेड प्रॉक्सीज यूथ जो वो है आपके क्या नाम है, हूती, यमन में ठीक है, हाँ। इराक में उनका है इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक रेजिस्टेंस या जिहाद, हाँ। वो ईरान उनको भी कर रहा है। वही उस तरह के लोग सीरिया में भी बैठे, सीरिया में अल-कुद्स है आई बिलीव, लेबनान में हिज़्बुल्लाह है। अब जब आपको रियलाइजेशन होती है कि एक जगह से पेट्रनेज है, तो आपको ये भी रियलाइजेशन होती है कि ये इंडिविजुअली, अगर फॉर एग्जांपल ऊपर नॉर्थ में, और मैं आज देख रहा था हिज़्बुल्लाह के नॉर्थ में, one of the things that they're doing is कि they're targeting their surveillance infrastructure. अच्छा, surveillance infrastructure more often than not आप हमेशा ऑपरेशन से पहले करते हो, ठीक है। तो वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दफ़ा अनऑफिशियली ये बोल दिया हुआ था कि हम क्या कहते हैं उससे, अगर ग्राउंड इन्वेजन हुई तो हम उस पर करेंगे। वो उससे पहले वो सॉफ्टन करते रहे हैं ऊपर के एरिया को, जिसमें उन्होंने सर्वेलेंस को मिनिमाइज़ किया। ग्राउंड ऑफेंसिव का बेसिकली वो वेट इस वजह से कर रहे थे बिकॉज अब 20,000 एज ऑफ लास्ट नाइट 20,000 इजरायली ट्रूप्स आर राइट नाउ पार्टिसिपेटिंग इन द साउथ। नॉर्थ पहले इनकी सारी कंसोलिडेशन थी नॉर्थ में, जैसी नॉर्थ में कंसोलिडेशन गई, हॉलीडे थी, इन्होंने हमास ने अटैक किया और अटैक करके एक बहुत मैसिव ब्लो दिया जिससे कॉन्फिडेंस शैटर हुआ इसराइल का कि यार ये तो हमारे अंदर आके मार सकते हैं। फिर इन्होंने सडनली स्क्रैम्बल अराउंड किया, इन्होंने फ़ौरन से बंदे नीचे भेजे हैं, ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट की है, तो हिज़्बुल्लाह ने उधर से मार के सर्वेलेंस को डैमेज करना शुरू किया। और अब पोटेंशियल एक्सपेक्टेशन ये है कि वो जो है ना अब एक प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च करेंगे इनके खिलाफ अप इन द नॉर्थ। नाउ जो मैं ईरान का इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि ईरान इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस है ना, वो हिस्टोरिकली कभी भी नहीं हुई। हाँ, यानी कि द कनेक्शन मतलब एक स्ट्रैटेजी है ना। अब एक स्ट्रैटेजी सिमल्टेनियसली रन हो रही है कि अच्छा हमास क्या करेगा, हिज़्बुल्लाह क्या करेगा, सिंक नजर आ रहा है आपको, राइट, कि किस मोमेंट पे किस तरह। ये इजराइल ने आज तक उस लेवल पे कभी ऑपरेट ही नहीं किया। ये 1967 की बात करते हैं सर, उस टाइम के ऊपर तो ऑयल मनी नहीं आया था, मिडल ईस्ट ने अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं किया था, जंगें नहीं लड़ी थी, और वो सारे अलग अलग अपना कर रहे थे इंडिविजुअली। बिल्कुल। Times have changed radically this time around, and मुझे लोग आके कह रहे थे कि यार ईरान के ऊपर तो अमेरिका हमला कर देगा। मैंने कहा भाई ईरान इज़ अ पावरफुल नेशन, दे आर नॉट इराक। ईरान ड्रोन देता है रशिया को जो यूक्रेन में यूज़ करता है, यू नो, दे आर नॉट अ जहाँ पाकिस्तान है ना कि हम F-16 अमेरिका से लेते हैं, JF-17 चाइना से लेते हैं, वो फ्रिगेट्स चाइना से लेते हैं, वो इस तरह नहीं है। वो तो ईरान को आप इस सब में कैसे देख रहे हैं? ईरान का क्लियर यहाँ पे एक रोल बनता है उनका, जो काउंटर में जो चैलेंज करने वाला है तो वो ईरान ही नज़र आता है। क्योंकि ईरान को ये जो हमने ये इन ग्रुप्स की बात की है, इन सब को कहीं ना कहीं सपोर्ट है। वो हिज़्बुल्लाह के चीफ से भी ओपनली मिलते हैं, हाँ। ठीक है। फिर ईरान जो धमकियां भी सीधी लगाता है, उसने कहा अगर आप करोगे तो हम जंग का स्कोप फैला देंगे, हाँ। सीधी वो बात करता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस दफ़ा देखी है ना ईरान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट आई है, ये रईसी वाली, ये बहुत प्रोएक्टिव है डिप्लोमेसी में भी। उनके फॉरेन मिनिस्टर सऊदीज़ वगैरह सबसे मिल रहे हैं, सऊदी से भी एक तो क्रेडिट जाता है कि इन्होंने दोस्ती की हिस्टोरिक। फिर ये इन मिलिटेंट ग्रुप से भी मिल रहे हैं, ये यूएस से भी मिल रहे हैं, और ये भी खबरें हैं कि यूएस इस्टेब्लिशमेंट से भी बैकडोर आपते हुए ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के ये गए थे जब यूएन अभी 3 दिन पहले। तो इस क्राइसिस में ये डिप्लोमेटिकली बहुत एक्टिव हैं ईरानियंस। और वो मैं वही कह रहा हूँ ना, अपनी पावर एग्जर्ट करते नजर आ रहे हैं, पावर एग्जर्ट करते नजर, उनकी रेलेवेंस है किसी नेक्स्ट लेवल पे जो पाकिस्तान की नहीं है जो हम अगर पाकिस्तान को करेंगे आगे डिस्कस, लेकिन पाकिस्तान की वो आप ईरान की रेलेवेंस चेक करें कि उधर उसका एक मिलिटेंट किरदार भी नजर आ रहा है कि वो इसराइल को वहां से भी चैलेंज कर रहा है। अभी वो डिनाई कर रहे हैं, हाँ। लेकिन अगर आप कड़ियाँ मिलाएं तो ये तो इट्स वेरी क्लियर है। और दूसरा आप ये भी, और उससे ही वो आपकी पुरानी बात याद है कि इसराइल के लिए ना अब वो जो आप कह रहे थे कि वो टाइम्स हैव चेंज वाली बात,
तो टाइम्स हैव चेंज। इजराइल के भी पहले तो लोग मतलब आम लोगों में, पाकिस्तानियों में ये परसेप्शन था कि इजराइल कोई ऐसी चीज़ है जिसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, इनविंसिबल, यानी कि अनटचेबल। राइट। ये हमास के हमले ने ये सारा नैरेटिव ही उड़ा के रख दिया, वो जो आपने भी बात की कि एक तो अंदर घुस के मारना है तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो अभी हम देख रहे हैं इसराइल को इंगेज इतना कर दिया गया है कि वो मल्टी प्रोंग्ड अटैक है जो एक सिंक में है डिफरेंट जगहों से, और उधर से ईरान खुल के तड़ियां लगा रहा है, ईरान यूएस उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहा। तो ये चीज़ और उसकी किसकी वजह से कि यूएस का डिक्लाइन जो हमने 2 सालों में देखा। तो ये चीज़ है कि अब वो जो लोगों के जहन में था ना कि इजराइल अनटचेबल है, राइट, ये बिल्कुल गलत साबित हो गया ये चीज़। अब इजराइल के लिए मैं मुश्किल टाइम्स देख रहा हूँ, और कोई पता नहीं, अब जैसे अब्राहम अकॉर्ड में उन्होंने यूएई को तो ओके कर दिया था ना, यूएई जैसे यूएई की एक एग्जाम्पल है क्योंकि वो एक ज़रा हैवी वेट है, सऊदीया को वो करने की कोशिश कर रहे थे। कोई पता नहीं कुछ ऐसे इवेंट्स हो कि यूएई भी कहे जी टाटा बाय बाय, क्योंकि यूएई अभी तक तो कर रहा है, इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीजें इमर्ज होती जा रही है, लोगों के लिए टफ होता जा रहा है, वो प्रेशर पड़ रहा है, पब्लिक से प्रेशर आ रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी थी जब जिस दिन ये फाइनली हुआ था ना 7th को, the first call that Mohammed bin Salman made was to the Iranian president, रईसी। हाँ, और it was the history में पहली दफा डायरेक्ट कनेक्शन हुआ, हालांकि ये सऊदीज नॉर्मलाइज करने जा रहे थे इजराइल के साथ, राइट। सो दैट वाज अ बिग शिफ्ट in the regional dynamics, जो कि अगेन which are a telltale sign of potentially ये किस तरफ जा रहा है। एक और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, जिस दिन अमेरिका जो है वो जो बाइडन की वो आई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि जी वो इधर ही वाज इन इजराइल, और वो कह रहा था कि जी हम आपके साथ हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है। उसी दिन BRI की कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वो एक वीडियो आई थी जिसमें वो दरवाज़ा खुला और जी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन निकलते हैं और एक ग्लोरियस म्यूजिक है और वो हॉल्स में एंटर हो रहे हैं और 140 कंट्रीज़ के नुमाइंदे आ रहे हैं और वो $100 बिलियन की डेवलपमेंट अनाउंस कर रहे हैं। एक तरफ जेनोसाइड हो रहा है और एक तरफ डेवलपमेंट हो रही है। सो मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को वाइडर करता हूँ। जो एक शिफ्ट जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा कह रहे हैं ना, चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी किताब भी है रे डालियो की, और एक वीडियो भी उन्होंने यूट्यूब पे डाली हुई है उसके बारे में। वो बेसिकली वो ये कहते हैं कि एम्पायर्स राइज करते हैं, एम्पायर्स कोलैप्स करते हैं, और उनका थीसिस ये है कि अमेरिकन एम्पायर जो है वो जिस तरीके से डच एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, ये सारे वो एम्पायर्स थे जिनकी जो करेंसीज थी ना वो ग्लोबल रिजर्व करेंसीज थी, जिस तरह डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। और उनका ये भी कहना है कि जो लार्जली ये कंट्रीज़ अपनी पावर ड्राइव करते हैं फ्रॉम द करेंसी स्टेटस, और उस करेंसी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो वॉर्स करते हैं या जो भी वो करते हैं। अच्छा, उन्होंने थ्रू डिफरेंट वेरिएबल्स कि हिस्ट्री में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, उन्होंने ये कहा कि जी अमेरिकन एम्पायर इनहेरेंटली डिक्लाइन में, और जब एम्पायर्स डिक्लाइन में होते हैं ना तो वो वॉर्स में जाते हैं, वो एग्रेसिव वॉर्स में जाते हैं, बिकॉज उनको अपनी पावर मेंटेन करनी होती है ना, डेस्परेटली। शुरू में हमने बात रीगेन करनी होती है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं इसको वाइडर करूं यहाँ पर, और अगर मैं इवन थोड़ा सा मैं पाकिस्तान को भी टच करूंगा, पाकिस्तान में लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो मैं लोगों को हमेशा ये कहता था, मैं कहता था यार इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है ना उससे पहले देखो दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में इस वक्त एक जंग चल रही है, वन वे और दी, चाहे आप ट्रेड वॉर ले आए, चाहे आप हुआवी को बैन कर दिया आपने सैंक्शंस लगा दी चाइनीज चिप कंपनीज के ऊपर लगा दी, और ये रेयर अर्थ मिनरल, ये सब कुछ जंग है। ये सब एक जंग है, और जंग क्या है कि एक ग्लोबल हेजेमॉन है, एक इंपीरियलिस्ट पावर है अमेरिका की शक्ल में, जो कि इस वक्त ये बर्दाश्त नहीं कर रही कि चाइना लेड ग्लोबल ऑर्डर एक पोटेंशियल आ सकता है जो कि काउंटर वेट होगा। ये भी नहीं मैं कह रहा कि चाइना विल बी द ग्लोबल सुपर पावर, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, राइट, बिल्कुल। और अगर मैं पाकिस्तान में आऊँ तो पाकिस्तान में जो हमने 2022 का शिफ्ट देखा वो बेसिकली 2 एस्टैब्लिशमेंट्स का शिफ्ट था, जिसमें एक एस्टैब्लिशमेंट कह रही थी कि दुनिया बदल रही है, फ्यूचर की दुनिया जो है वो मल्टीपोलर है, और हमें अब इस वक्त अमेरिका या अमेरिकन टॉकिंग पॉइंट्स को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, हमने खुद इमर्ज करना है और न्यूट्रल होना है। और एक दूसरी एस्टैब्लिशमेंट थी जो कि ये कह रही थी, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री से ये सीखा हुआ था कि यार अमेरिका ही चलाता है दुनिया, अमेरिका ही चलाता है, और उस जंग, आई थिंक बूमर्स और उस जंग के नतीजे में हमने देखा कि एक दूसरी एस्टैब्लिशमेंट ने, पुरानी एस्टैब्लिशमेंट ने टेक ओवर किया, और टेक ओवर करके वो इस वक्त आपको, अगेन मैं नहीं कह रहा सही है गलत है, हो सकता है अमेरिका सस्टेन कर जाए, बट अगर मैं एनालाइज करूँ तो हमारी लार्जली एक एस्टैब्लिशमेंट में पॉलिटिशियंस भी हैं, थॉट लीडर्स भी हैं, जो सारे ये सोच रहे हैं कि
हमारा फ्यूचर अमेरिका के साथ है, हमें यूक्रेन में उनका साथ देना चाहिए, हमें इजराइल को एक्सेप्ट करना चाहिए था उस टाइम पे जब सऊदी कर रहा था। हाँ, इवन आज भी जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आती है वो ये कहती है कि हम पैलेस्टीनियंस के साथ हैं, वो ये नहीं कहती कि इजराइल बड़ा जुल्म कर रहा है, जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान कहता है, राइट। थोड़ा सा शिफ्ट नजर आ रहा है, आपको एक शिफ्ट नजर आ रहा है। काकड़ की ट्वीट से भी नजर आता है, वो उन्होंने पहली ट्वीट ये की कि वेरी हार्ट ब्रेकिंग सीन्स इन द मिडिल ईस्ट। वो जिस तरह सेलिब्रिटीज नहीं कर रहे अमेरिका में, वो सीन था कि बड़ा एक डोसाइल किस्म का, यकीन नहीं आया कि ये पाकिस्तानी पीएम की ट्वीट है, और उस पर तनकीद भी बहुत हुई थी, राइट। सो तो वहां पर आपको कुछ सर्टेन नैरेटिव्स, आपको नैरेटिव सुनने को मिल रहे हैं कि जी इंडिया राइज कर रहा है, हमें ट्रेड खोलनी चाहिए उनके साथ। गवादर में आप जाते हैं और जाके आप यूएस एम्बेसडर को ले जाते हैं, दैट इज तमाचा मारा है आपने चाइनीज को, राइट। सो एक शिफ्ट ऑफ नैरेटिव है, एक शिफ्ट ऑफ थॉट प्रोसेस है, एक शिफ्ट ऑफ पॉलिसी है। एंड उसको जब मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं अच्छा चलो ठीक है, अगेन मैं तो एक नाचीज हूं, मुझे नहीं पता कौन सी पॉलिसी एक्चुअली अच्छी है, कौन सी जीतेगी, बट इसको समझने के लिए फ्यूचर को मैं ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाके देखता हूँ कि दुनिया का निज़ाम एक अमेरिकन लेड ऑर्डर था और एक मल्टीपोलर ऑर्डर आ रहा है, मल्टीपोलर। और जो मल्टीपोलर ऑर्डर है वो यूक्रेन में भी जीता है, वो सीरिया में भी जीता है, वो ईरान सऊदी की दोस्ती भी करा रहा है, मिडिल ईस्ट में भी प्रिवेल कर रहा है, वो 140 कंट्रीज में डेवलपमेंट की बात कर रहा है। और वाइल वो ये सारा कुछ कर रहा है तो विद इन द अमेरिकन लेड ऑर्डर उनकी भी दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जिसमें एक ट्रम्प की एस्टैब्लिशमेंट है जो कहता है कि यार हमें वो एक नए अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, बिल्ड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है। अमेरिकन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको करना है सपोर्ट, उनको सपोर्ट करना है, जंगें खत्म करनी है, फालतू का जो हम पैसा लगाते हैं जेंडर प्रोग्राम्स में और इसमें और उसमें, वो पैसा वहां फेंकने से बंद करो और वापस अमेरिका में लेकर आओ। और वहां पे भी हम देखते हैं कि वहां पे जनवरी में एक एसेंशियली एक रिजीम चेंज ऑफ सॉर्ट्स होती है, पूरा मीडिया खिलाफ, सब खिलाफ, और ट्रम्प को हरा करके जो बाइडन आके पुरानी इस्टेब्लिशमेंट फिर से आके बैठ जाती है। अब आज जब मैं जो बाइडन को देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि उसकी अप्रूवल रेटिंग कहाँ पे खड़ी हुई है, पैथेटिक है। अमेरिका में काउंटर नैरेटिव कितना स्ट्रांग है, अमेरिका यूक्रेन में किस तरह हारा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि रे डैलियो के बाद दुरुस्त थी, जो साइंस नज़र आ रहे हैं वो दुरुस्त थे, या जहाँ जहाँ पुरानी इस्टेब्लिशमेंट्स ने आके अपनी पावर को बचाने की कोशिश की है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जहाँ पे उन्होंने फोर्सफुली कोशिश की है वो उस पर फेल होते आ रहे हैं। और द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड,